ये इलेक्शन रैली नहीं है, हम वापस आते हैं। एक एक सवाल मैं पूछूंगा, उसका सबको मौका मिलेगा सवाल पूछने का। नेताजी आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए, बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ आपके पार्टी के सदस्य भी थे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आपने कहा कि एक कमेटी बनाएंगे 3 हफ्ते के अंदर, बस अगर भ्रष्ट पाए गए तो इन लोगों को पार्टी से निकाल देंगे। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस बीजेपी ऐसा करे। आपने कुछ जजेस को भी चुना, वो जज ही भाग गए, वो कहते नहीं हम नहीं करेंगे। तो ये जो आप बातें करते हैं वो किस एक्सटेंट तक इंप्लीमेंट होती हैं? आप सिस्टम के बाहर है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो आरोप आपको भी याद होगा लगे थे आपकी पार्टी, बिल्कुल लगे थे सर। उनकी जांच हो चुकी है और उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है। और हम तो चैलेंज कर रहे हैं, सरकार तो हमारी नहीं है, सरकार तो बीजेपी कांग्रेस वालों की है। सारी इंक्वायरी करा ले, सब इंक्वायरी करा चुके हैं। हमारे खिलाफ इनकम टैक्स छोड़ दिया इन्होंने, होम मिनिस्ट्री छोड़ दी इन्होंने, आईबी वाले हमारे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे फोन टैप होते हैं, ईमेल टैप होते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला इन लोगों को। अब भी करा ले, कुछ नहीं मिला। वो बेबुनियाद आरोप थे, हमें भी कुछ नहीं मिला, सरकार को भी कुछ नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, ये बार बार कहते हैं फॉरेन फंडेड। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट फाइल किया है, मनीष सिसोदिया क्या, होम मिनिस्ट्री ने रेड मारी और उसके अंदर कुछ नहीं मिला इन लोगों को। और होम मिनिस्ट्री ने एफिडेविट फाइल किया दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, इनका पैसा बिल्कुल प्योर है, कोई बाहर से फंड नहीं आ रहा है। हमने अब तक मुद्दों की बात की, कुछ व्यक्तियों की भी बात करते हैं, और खासतौर से राहुल गांधी की अगर बात की जाए दीपेंद्र, मनमोहन, एक जो हमने फिगर देखा था स्क्रीन पे, 86% एक अथॉरिटेरियन प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इस वजह से भी कि लोगों को लग रहा है कि मनमोहन सिंह जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए उस तरह के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, इसी वजह से इस तरह की यूथ सर्वे में निकल के आ रहा है। राहुल गांधी को लेके इमेज बनी हुई कि बहुत कंफ्यूज है। अगर आप चाहते हैं कि ये यंग ऑडियंस राहुल के लिए वोट डाले, कांग्रेस के वोट डाले, आपको नहीं लगता कि उनमें कुछ भूख तड़प होनी चाहिए? चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए, लगता है कि उनमें कोई भूख तड़प नहीं, कोई एक विल, एक डिजायर, जैसे अरविंद में जीतने की एक भूख है, बाकी लोगों में जीतने की, कुछ करने की भूख है। राहुल लगता है कि थोड़ा इजी चलते हैं, वो भूख नजर क्यों नहीं आती आपके लीडर में? देखिए, हर व्यक्ति, जवाब दे दो। हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हर कोई एक साथ नहीं हो सकता। और पिछले 7-8 वर्ष में मेरे को बहुत नजदीकी से राहुल जी के साथ काम करने का अवसर मिला, और मैं ये कह सकता हूं कि जो उनकी जो कमिटमेंट है, जो आइडियोलॉजी के प्रति, जो विचारधारा के प्रति कमिटमेंट है, चाहे वो कमिटमेंट जितने कमिटेड हैं, मैंने बहुत कम लोगों को उतना कमिटेड देखा है। और उस कमिटमेंट के साथ वो उस अपने विचार को अंत तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से लेके चलते हैं, राइट टू फूड लीजिए, मिडिल क्लास में ये एक हवा बनाया गया कि ये सही नहीं है, इससे नुकसान हो जाएगा। वही मिडिल क्लास जो हर रोज अपने मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाते वक्त 50 गुना ज्यादा सब्सिडी लेती है गरीब आदमी से, जिसके पास मोटरसाइकिल और कार नहीं। उस मिडिल क्लास में कहा गया कि भाई अगर गरीब आदमी के पास थोड़ी सब्सिडी चली जाएगी राइट टू फूड में, अगर गरीब आदमी आज के दिन देश में 1 रुपया सब्सिडी ले रहा है, मिडिल क्लास 50 रुपए ले रही है। हम आज अपने घर से आने के लिए हमने उनसे ज्यादा सब्सिडी ली है देश के बजट में। राहुल जी की वो जो विचारधारा थी, बहुत सी ताकतों ने उसका विरोध किया। राइट टू फूड की बात हो, मनरेगा की बात हो, किसानों की बात हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मगर जो मैं समझता हूं उनका जो सबसे बड़ा, मैंने जो देखा है करीब से, जो उनका सबसे बड़ा एक स्ट्रेंथ है उनकी पर्सनालिटी में, कि वो कमिटेड है एक विचारधारा के प्रति कि ये देश सबका है, सबके लिए बराबर है, गरीब आदमी का हमें सबको साथ लेके चलना है। और उस विचारधारा को आगे लेके जाने के लिए वो जब लगते हैं तो जब तक अंततः नहीं नतीजा निकलता, निष्कर्ष नहीं निकलता, चाहे आरटीआई की बात हो, आज केजरीवाल जी बैठे, मगर कैसे उसको एड्रेस किया जाए जो इन्होंने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, आरटीआई जब लागू की, चाहे उसकी बात, तो ये मैं समझता हूं उस विचारधारा। तो मुझे ये बताइए दीपेंद्र कि ऐसा क्या लॉजिक है कि जब भी सरकार में कोई घोटाला हो जाता है, कोयला घोटाला हुआ, 2G, वो सारा मनमोहन सिंह की गलती हो जाती है। जब भी कोई स्कीम आ जाती है, राइट फॉर फूड हुआ, लैंड एक्विजिशन बिल हुआ, वो सारा ही राहुल गांधी लेके आया। राहुल गांधी, ये क्या बात?
देखिए ये जो ट्विस्ट है ये आप दे रहे हो। नहीं, आपने दिया। नहीं, ट्विस्ट आप दे रहे हो। नहीं, आपने कहा कि ट्विस्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन भी राहुल लाया, लैंड एक्विजिशन बिल भी राहुल लाया, फूड सिक्योरिटी बिल भी लाया, लेकिन कोलगेट से उसका बिल लेना नहीं। देखिए ये एक साझा नेतृत्व है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो केवल राहुल जी लाए या उसमें मनमोहन सिंह जी का कोई हिस्सेदारी, भागीदारी, योगदान नहीं था। एक साझा नेतृत्व है। हर जो अच्छा काम है, जो हमारा कोई भी अचीवमेंट है, उसका क्रेडिट भी हम सब एक साथ लेंगे। और अगर कहीं कोई कमी रही है तो वो भी हम सब उस कमी के लिए हम समझते हैं कि हम सब उसमें साथ हैं। तो ये जो बात आप कह रहे हो ये आप कह रहे हो, ये हम नहीं कह रहे। जनता पे ये बात नहीं क्या करना, जनता पे छोड़ते हैं फैसला। संजय, आपसे ये जानना चाहता हूं कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी, मतलब इस तरीके से इस वक्त भारत में देखा जाए तो एक बारात है, वोटर्स की बारात, खूब सारे वोटर्स हैं, दो बारातें आ रही हैं। एक तरफ एक दूल्हा है जो कि घोड़े पे बैठने को तैयार नहीं है और पूरे बाराती उसको धकेल धकेल के घोड़े पे बैठा रहे हैं, वो बैठने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ एक दूसरी बारात है, वो आपकी बारात है, जिसमें सब लोग जो दूल्हा है उसको रोक रहे, नहीं मैं चढ़ूंगा घोड़े पे, मैं चढ़ूंगा घोड़े पे, और सब रोक रहे और दूल्हा जाके मंडप पे बैठ। तो ऐसे में मेरा सवाल यह है कि जब नरेंद्र मोदी की बात होती है, एक ऐसा आदमी जो कि अपनी पार्टी को अब तक पूरी तरीके से यूनाइट नहीं करता है, आडवाणी जी नाखुश हैं, जो अपनी मनमर्जी करने का आदी है, वो भारत जैसा देश जिसमें आपको अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग विचारधाराओं को लेकर चलना होगा, आप क्यों ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा शख्स इस देश को चला पाएगा? क्योंकि गुजरात और भारत में बहुत फर्क है। अब सवाल इतना लंबा था तो जवाब भी उसी प्रोपोर्शन में दिया जाएगा। जब तक वो ड्रम नहीं बजता, बोलिए। देखिए, पहले ये लोग इतना डरते हैं मेरे जवाब से। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि पहले तो आपके जो स्पेसिफिक सवाल था वो गलत था, क्योंकि अगर ये सवाल आप मुझसे आज 15 दिन पहले करते तो वाजिब रहता। जब आप कहते कि यूनिफिकेशन नहीं, यूनाइटेड नहीं है, लोग खींच रहे हैं, ऊपर चढ़ने दे रहे हैं। लेकिन जब एक पार्टी के मध्य से कुछ तय हो के निकला है तो यू विल हैव टू रेस्पेक्ट दैट। आपकी कंपनी में कौन किसको सीईओ बनाता है, हम उस पर टिप्पणी थोड़े कर सकते हैं, बनने के बाद थोड़े कर सकते हैं। ये तो गलत बात है। तो एक तो ये, दूसरी बात, इस बात को मत भूलिए कि ये पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तानी इलेक्टोरल कल्चर में एक प्राइमरी स्टाइल जो जितनी गुंजाइश थी, इलेक्शन हुआ, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पार्टी के, उन सबका मत था कि एक ही आदमी है जिसको हम पीएम देखना चाहते हैं और एक ही आदमी जिसको पीएम देखना चाहते थे वो घोषित हुआ। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि पहली बार आपके सामने डेमोक्रेसी का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। जब ये यूएस में होता है तो हम तालियां बनाते हैं कि 7 साल भर के लिए प्राइमरी चलते हैं, देखिए उनका किस तरह से विस्तार से उनका एक कैंडिडेट डिस्कस होता है, डिसाइड होता है। हमारे यहां भी यही हुआ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वोटर और पार्टी का सदस्य इतना भिन्न नहीं होता है, वो एक दूसरे से इतने अलग नहीं होते हैं। हम भी वोटर हैं, हम भी सिटीजन हैं, हम पार्टी के सदस्य भी हैं। आप में से कई लोग पार्टी के सदस्य नहीं है, वोटर है कि सिटीजन भी है, और हम सब का मन एक ही तरफ दौड़ता है। आप क्या चाहते हैं और मैं क्या चाहता हूं, अंतर क्या हो सकता है? आप भी वही चाहते जो मैं चाहता हूं, इस देश का भला हो, ये देश किस दिशा में तो चले, एक डिसाइसिव लीडरशिप हो। कोई हो तो सही जो खड़े होकर बोले मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मे लेता हूं, और वो कहे तो सही कि जो मैं कहता हूं वो मैं करके दिखाऊंगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। कोई ऑनेस्टी तो हो लीडरशिप में, कोई इंटेग्रिटी तो हो, पीछे से कोई धागे तो ना खींच रहा हो, उसको प्रॉम्प्ट तो करता हो, उसके स्पीच कोई और तो ना लिखता हो, इतना तो हो। और अगर ऐसा हो तो राहुल जी आपको बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप भी सिटीजन हैं, आप भी देश से वही चाहते जो मैं चाहता हूं। हर वोटर शहर का हो, गांव का हो, सब कहते हैं यार जीवन तो सुखद बनाओ। हम पॉलिटिक्स में आपसे उम्मीद क्या करते हैं? आप हमारे वोट लीजिए, आप हमारा टैक्स लीजिए, अरे हमारा जीवन तो सुखी करो। पर दीपेंद्र ये बताइए, क्या आपने वो आंकड़े देखे कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से बहुत आगे है रेस में? आपके पास ये मौका है बताने का लोगों को, आपके हिसाब से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बेहतर क्यों है? देखिए, एक तो बहुत आगे नहीं, आपने जो आंकड़े दिखाए उनके हिसाब से भी बहुत आगे नहीं, 47-33, 14%। और मैं समझता हूं कि जो आपने दूसरा आंकड़ा दिखाया कि जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, मैं समझता हूं वो ज्यादा समझदार होती हैं।
और नहीं, मगर देखो, मैं समझता हूं जो भिन्नता है वो विचारधारा में, हम कैसे देश को आगे लेके जाएं, सबको साथ लेके जाएंगे नहीं। हम नहीं मानते कि हम देश में किसी को छोड़ के देश को आगे लेके जा सकते। ये हमारी विचारधारा है। हम इस विचारधारा के अनुसार लोगों में जाने को तैयार। हम चाहते हैं किसी कोई पीछे ना रहे, चाहे वो कोई धर्म का हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से पीछे हो, हम सबको साथ लेके जाना। हम चाहते विकास हो, मगर और तेज गति से विकास हो, ये भी विचारधारा की बात है। मगर विकास का फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम इंडिया शाइनिंग नहीं चाहते, हम दिल्ली या गुड़गांव में इंडिया शाइनिंग केवल नहीं चाहते, मगर हम भारत निर्माण दिल्ली और गुड़गांव के साथ रोहतक और झज्जर में भी चाहते हैं। हमारी ये विचारधारा, हम इसी विचारधारा को हम आगे लेके जाए। 2 बार 2004 और 2009 में डिसाइसिव लोगों ने इस विचारधारा के पक्ष में हमारा साथ दिया। आज देश में मैं समझता हूं ऐसा जो एक देश के सामने सवाल है कि एक ऐसा नेतृत्व उभर के आ रहा है हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी के माध्यम से, जिसने देश में, जिसके वजह से देश के अंदर लोगों में बिखराव की स्थिति पैदा हो रही है, जिसकी वजह से एनडीए के खुद के पार्टनर, पिछले 20 साल के पार्टनर नीतीश कुमार जी का, मैं उस समय मुझे याद है, मैं पार्लियामेंट देखने गया था जब बाबरी मस्जिद के बाद डिस्कशन हुआ था। उस समय भी नीतीश कुमार उनके साथ बैठे हुए थे, मगर इस समय उनके आते ही उन्हें कहा कि भाई ये देश में आएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और देश क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि अगर हम अलग अलग हो गए, आपस में लड़ने लगे तो देश नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो ये विचारधारा, मैं समझता हूं ये जो कमिटमेंट है राहुल जी की इस विचारधारा के प्रति, और इस बात के लिए कि भाई सब साथ चले, गरीब और अमीर सोन साथ चले। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि गुजरात के अंदर ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मगर मजदूर की दिहाड़ी, मनरेगा की जो मजदूर की दिहाड़ी जो प्रदेश सरकार तय करती है पूरे देश में, वो गुजरात के अंदर कम है। हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट भी हो, मगर हम चाहते हैं मजदूर की दिहाड़ी भी ज्यादा हो। क्या कारण है कि सबसे कम मजदूर की दिहाड़ी गुजरात के अंदर? मैं समझता हूं ये विचारधारा हमारी, और इसके लिए राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने बोला बहुत, लेकिन मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। मैंने आपके सवाल का ही जवाब दिया, आप दोबारा राहुल कि मेरा सवाल था कि राहुल मोदी से बेहतर क्यों, ये देश की जनता को समझाइए। लेकिन चलिए सवाल नहीं, आप सवाल दोबारा पूछ लीजिए, मैं दोबारा जवाब दे देता हूँ। फिर बाकी बोलेंगे कि आपने, मैं दोबारा जवाब दे देता हूँ। लेट्स टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। ओके, जेंटलमैन राइट इन द फ्रंट ओवर हियर, कौन? मेरा सवाल, हेलो, मेरा सवाल हुड्डा जी से है। नमस्कार सर, मेरा एक दोस्त है, बहुत खास दोस्त है, रोहतक में मॉडल टाउन में रहता है, और वो काफी तारीफें करता है कि आपने क्या डेवलपमेंट की है, क्या काम किए हैं। पर सर कभी कभार ऐसा लगता है कि एक तरीके का हमारे आपकी सरकार में एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आ गई है कि बाप के बाद बेटा गद्दी संभालेगा। ये आपके साथ हुआ है, पहले चौटाला जी गया है, फिर चौधरी, अब आप और आपके पिताश्री। तो सर मेरे को लगता है कि एक नेपोटिज्म बनता जा रहा है। ओके, यू पॉलिटिकल सिस्टम। मैं इसका जवाब आप दीजिए जल्दी ताकि और मौका है। ये बिल्कुल वाजिब, किसको वोट डालेंगे? बहुत अच्छा सवाल है भाई, बड़ा सही प्रश्न है। मैं समझता हूं कि ये बात सही है। आज जो हमारा सिस्टम है देश में, राजनीति का जो सिस्टम प्रजातंत्र का, उसमें एक एडवांटेज है और अनफेयर एडवांटेज है। मैं खुद मानता हूं इस बात को। अगर आप पॉलिटिकल फैमिली से आते हो तो आपके पास निश्चित तौर से एक एडवांटेज है कि आपको मौका मिल जाता है। मुझे याद है जब मैं पहला चुनाव लड़ा था, उस समय मैं प्रोफेशनल था, मैंने इंजीनियरिंग करी, इन्फोसिस में काम किया, मैकिंजी में काम किया, उसके बाद मैं राजनीति में आ गया। मेरी कोई क्वालिफिकेशन इससे ज्यादा नहीं थी कि मैं एक परिवार से संबंधित था। बहुत से लोगों ने मेरे जितनी क्वालिफिकेशन होगी, बहुत से लोगों का हो सकता है मेरे से बेहतर भी हो, मैं मानता हूं। उसके बाद मैंने प्रयास किया, जब फर्स्ट टर्म थी, मैं तब तकरीबन 2.5 लाख वोटों से जीता, 2.25 लाख वोटों से जीता था। बड़े मार्जिन के साथ लोगों ने केवल इसलिए जीता है कि मैं अपने दादा का पोता हूं, अपने पिता का बेटा हूं। उसके बाद मैंने 3.5 साल दिन रात काम किया, और मैं अगली बार जब चुनाव में गया, मैंने लोगों से कहा कि अगर मैंने सही मायने में काम किया है तो मुझे चाहे पिछली बार से 1 वोट से ज्यादा से जिताओ, अगर मैंने अपने बल पे काम किया है। क्योंकि पिछली बार आपने मुझे बिना देखे परखे जिता दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरी बार जब मैं जीता तो मैं 4.25 लाख वोटों से जीता, तो देश में सबसे ज्यादा मार्जिन था रोहतक से। और उस बार का मुझे गर्व है कि मैं उस सवाल को लेकर लोगों के बीच में गया। तो ये बात सही है आपकी, मगर आपकी बात सही है, मगर हम सब यहां बैठे हैं
तो अपनी डेमोक्रेसी की वजह से बैठे हैं। हमें एंट्री का पॉइंट बहुत आसान है और ये सिस्टम हमें बदलना है, मगर मैं उस सिस्टम का प्रोडक्ट हूं, मैं उसको बदलाव को देखना चाहता हूं। मगर उसके बाद आगे बढ़ने के लिए मैं समझता हूं कि हमारी परफॉर्मेंस मैटर करती है। हमने और अगर हमने और सवाल लिए आप लोगों का खाना मिस हो जाएगा। अगर आप लोग खाना मिस करने को तैयार हो तो कुछ सवाल ले सकते हैं या लंच ब्रेक छोटी करने होते हैं। पक्का? बाद में ये तो नहीं बोलोगे कि इंडिया टुडे ने खाना नहीं खिलाया? पक्का? चलो ठीक है, मैं लेता हूं आराम से तसल्ली रखो। वी टेक अ क्वेश्चन दैट, चलो आप पूछो। दी ऑरेंज टी शर्ट। ओके, वी विल जस्ट रिलैक्स, हैंग ऑन, आराम से जितने लोगों को मौका मिले हम देते हैं चांस। आप पूछिए सवाल। हेलो, छोटा सवाल छोटा जवाब। सर मैं दीपेंद्र सर से पूछना चाहूंगा। सर आपने कहा कि हमने बहुत तरक्की की है। मुझे तो सिर्फ ये पता है 1940 में 3 रुपए का $1 होता था, 63 रुपए का है। दूसरी बात ये, आप बोलते हैं कि हमको, आपने जो भी बातें कही सर, मुझे 2 साल पहले तक कंसर्न नहीं था, अब कंसर्न है क्योंकि मेरी जेब से पैसा जा रहा है, मैं इनकम टैक्स देता हूं। मुझे लगता है कि वो गटर में जा रहा है। घोटाले होते हैं, घोटाले रोकने की तो बात दूर है, आप घोटाले की फाइल नहीं संभाल पाते हैं, बोलते हैं फाइल गुम गई है, देश क्या संभालेंगे। दूसरी बात, संजय कौल साहब पे आते हैं। आपने सर बीजेपी की बात की, आप लोग अल्टरनेट सवाल पूछे ना सर, बस 1 मिनट। सर आप अल्टरनेट देने की बात करते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पे सारे लोग एक हो जाते हैं। क्यों सारी पार्टीज राइट टू इन्फॉर्मेशन में नहीं आती? आप लोग अपना खर्चा देने में क्यों हिचकिचाते हैं? दूसरी बात, क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए। सर बस 1 मिनट। सर क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए, आप लोग क्यों उस पर सहमत नहीं है? आप लोग उसका जवाब क्यों नहीं देते? सारे लोग उस पर एक क्यों जाते हैं? और सर मोदी जी का सवाल, अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो ये माना जाएगा कि मोदी जी भी इस पर सहमत है कि सारे क्रिमिनल को पार्लियामेंट में जाना चाहिए। प्लीज इसका जवाब दीजिए। Sanjay, do you want to answer whether Modi supports that criminals should go to parliament? जो आपके बाकी नेताओं की राय है, क्या मोदी जी की भी वही राय है? बाकी नेताओं की ऐसी कोई राय नहीं है, आप assumptions बहुत ज्यादा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे मालूम नहीं सवाल क्या था, वो इतने सारी बातें हो गई, सवाल मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हमारी तरफ। उन्होंने चलिए दीपेंद्र जी से पूछा कि आपकी पार्टी तो फाइल नहीं संभाल पा रही, देश क्या संभालेगी? फाइल गुम हो गई कोलगेट वाली, कि सरकार के अंदर से फाइल कैसे गुम हो? राहुल, ये सवाल उन्होंने नहीं पूछा, आपने। मुझे लगता है कि आप मुझे लगता है ये सवाल पूछना। मैंने नहीं पूछा, उसने पूछा। नहीं, सवाल तो उसने पूछा, कहाँ है वो? पूछा ना आपने फाइल का सवाल। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक। आप वो फिर से आगे आपसे पूछने के लिए। भाई मेरे साथ आप लोग, मैं भी मजाक कर सकता हूँ। हाँ जरूर। जहां तक देश के आगे बढ़ने का सवाल है कि हम देश आगे बढ़े कि नहीं, डॉलर का आप जो है प्राइस से कंपेयर करें कि देश आगे नहीं बढ़े, या हम आप खुद सोचें, क्योंकि आई थिंक विद ऑल ग्रेविटी एंड सीरियसनेस वी नीड टू कंसिडर दिस. इफ वी रियली फील we have not progressed in these 66 years, after looking at all, I don't want to repeat some of those things. I think you would be arriving at wrong conclusion. I think it was the vision of our founding fathers that we are having this debate in this hall today. It was the vision of Pandit ji, Sardar Patel, Ambedkar ji, that we are having this debate today. Why can't we have? No, it's just our constitution. So I mean, I think why can't we have the debate in our rest of the places? खत्म करते हैं. खत्म बहुत हो गया, लंच के लिए टाइम नहीं मिलेगा. चलिए, हमने कहा था शुरू में, नहीं अब खत्म करते हैं बस. अच्छा सुनिए, हमने कहा था शुरू में कि हम लोग एक बोर्ड, अभी हाथ आप नीचे कीजिए वरना काउंटिंग में मुश्किल हो जाएगी. हमने कहा कि आपने 3 विचारधाराओं के बारे में सुना. यू हर्ड फ्रॉम द कांग्रेस, यू हर्ड फ्रॉम द बीजेपी एंड यू हर्ड फ्रॉम द आम आदमी पार्टी. आई लाइक यू ऑल टू जस्ट सेटल डाउन, ओनली देन विल वी बी एबल टू डू दिस इन मीनिंगफुल वे. बैठ जाइए. जैसे मीरा कुमार बोलती ना पार्लियामेंट, बैठ जाइए. वैसे आप लोग बैठिए. और फिर अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप में जैसे वो पार्लियामेंट होता है ना, द आईज हैव इट, द नोज हैव इट, ऐसे करके आपको बताना है कि आप कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को या बीजेपी किसको वोट देंगे. ठीक है? तो मैं पूछूं, ये नहीं कि हर में बोल दिया, वो नहीं चलेगा, आपको एक के लिए बोलना है. ठीक है? तो मैं पूछूंगा आपसे
सबसे पहले कांग्रेस के बारे में जितने लोग बोलेंगे उसको फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि बीजेपी के लिए ज्यादा है कि आम आदमी पार्टी के लिए। आपको एक ही के लिए वोट देना है, ठीक है? आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे? नहीं। अगर आप लोग बोलेंगे तो लगेगा कि आप दे रहे हैं ना। हाँ और ना तो ऑडियंस जब सब साथ में बोलते हैं कंफ्यूज हो जाता है। आपको अगर नहीं देना, नहीं आप समझे, आपको कुछ नहीं बोलना है। अगर आप नहीं दें, अगर हाँ एक ही आवाज करनी है, वरना वो काउंटिंग करने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई पीछे नहीं आएगा। क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे? ओके वन सेकंड। क्या आप लोग बीजेपी को वोट देंगे? क्या आप लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पे बैठने वाले लोग नहीं तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी, लेकिन इस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के आधार पे अगर आप लोग गए वोट डालने के लिए तो इस सेशन में निकल के आया कि शायद आम आदमी पार्टी को आप में से ज्यादातर लोगों के वोट मिलेंगे। But a democracy is a contest of ideas. In India, it's a boisterous, noisy contest of ideas. And I really want to thank Deepinder Singh Hooda for having come here. So many years of anti-incumbency is difficult to defend and justify. Despite that, coming here, putting forth his perspective and speaking to all of you. Thank you very much, Deepinder. Thanks also to Sanjay. Although Arvind Kejriwal tried to poach Sanjay in the middle of the session, that didn't work out. Sanjay stuck to his grounds. Sanjay Kaul, thank you very much. और आप कहते हैं अरविंद कि आप बाकियों से भिन्न हैं, लेकिन देख रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग, मैच फिक्सिंग आप बीच में कोशिश जरूर कर रहे थे। आप आए, वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल वेरी मच। थैंक यू ऑल वेरी मच। Thanks very much, Rahul, and all our guests. And we certainly hope this enthusiasm doesn't end at City Fort Auditorium. It will translate into votes in the elections for the Assembly and the state. Can I please request Mr. Ashish Bagga, Group CEO India Today, to come and give a token of appreciation to all our panelists.